हेलो नाज़रीन, मेरा नाम अली है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर और नेचुरोपैथ हूँ। मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है। मेरे इस चैनल में हम अक्सर बात करते हैं बीमारियों के हवाले से और फिर हम देखते हैं कि उनको ठीक करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कौन सी नेचुरल या कम्प्लीमेंट्री या होलिस्टिक रेमिडीज़ मौजूद होती हैं। आज जो बीमारी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है उसके दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मरीज़ पाए जाते हैं और इस बीमारी का ताल्लुक हमारे मैदे या स्टोमक के साथ है। एक एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त तकरीबन 50% लोग खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस बीमारी में मुब्तला हैं। और ये बीमारी एक बहुत ही छोटे जरासीम जरसूमा जिसको कहते हैं, बैक्टीरियम जिसको कहते हैं, उसकी वजह से पैदा होती है, जिसका नाम है एच बाइलोरी या जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं। तो ये होता तो बड़ा छोटा सा एक जरसूमा है, एक बैक्टीरियम है, लेकिन जब ये हमारे मैदे पर हमला करता है, उस पर कब्जा करता है, तो ये हमारे मैदे की जो झिल्ली होती है जिसको हम इंटरनल लाइनिंग कहते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको डैमेज करता है। साथ ही साथ ये हमारी आंतों में खासकर ड्यूडेनम का जो एरिया होता है हमारी आंत का, उसको या इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है कॉम्प्लिकेशन मैदे के हवाले से होती हैं। तो आप लोग सारी उम्र बाजू का मैदे की दवाइयाँ लेते रहते हैं और आपके सिम्टम्स कंट्रोल रहते हैं, लेकिन जब तक इस पाइलोरी एच पाइलोरी के जरासीम को ख़त्म ना किया जाए, आपकी तकलीफ़ जो है ख़त्म नहीं हो सकती। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मली जो कन्वेंशनल मेडिसिन का इलाज होता है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा हाई किस्म की डबल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और साथ ही साथ कभी कभी वो इसमें पीपीआई जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, यानी जो मैदे को बेहतर करने वाली दवाइयाँ हैं वो भी साथ ऐड करते हैं। उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि कुछ अरसे आपका पेन, आपकी जलन वगैरह बेहतर हो जाती है, लेकिन जो ही उन दवाइयों के असरात ख़त्म होते हैं ये दोबारा एक्टिव हो जाता है और आपको दोबारा उसी तरह की मुश्किलात मिल जाती हैं। तो इसका नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में मुकम्मल इलाज नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल किया जाता है डबल ट्रिपल और हाई किस्म के एंटीबायोटिक्स के साथ, लेकिन फिर भी इसकी जो मुश्किलात हैं वो आपको मिलती हैं। लेकिन आज आपके साथ मैंने कुछ ऐसी नेचुरल, कुछ होम रेमिडीज़ और कुछ होम्योपैथिक रेमिडीज़ शेयर करनी है कि अगर आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं, तो आप इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि इस वजह से आपका निज़ाम हाजमा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ उसमें ये नहीं होता कि खाली मैदे में इंडाइजेशन का मसला है, ब्लोटिंग का मसला हो सकता है, जलन हो सकती है, वहाँ पर अल्सर बन जाते हैं, वोमिटिंग, फटीग, बहुत सारी इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस मुंसलिक होती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक हमारा मैदा, हमारा स्टोमक एक्टिव होता है, हेल्थी होता है, तो हम जब खुराक खाते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है और हम बड़ी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है तो हमारे बहुत सारे मसाइल जो है उसके बाद आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपका मैदा हेल्थी होगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगी। तो अगर आपको ये शक हो कि आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो ज़रूर आप अपना चेक करवाएं, टेस्ट करवाएं। इसकी डायग्नोसिस की जाती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीमारी ख़त्म नहीं होती तो ये साल हर साल बल्कि डिकेड्स तक, यानी बहुत सारे 20-30 साल तक आपके मैदे के अंदर इसने सरावत करनी है। और जिस तरह मैंने बताया कि ये सिर्फ मैदे में अल्सर नहीं करता बल्कि इसकी वजह से इवन हमें मैदे के कैंसर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे केसेस इसकी वजह से दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे मुतासर होने की वजूहत क्या है, या कौन से ऐसे लोग हैं या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से लोगों को ये बीमारी मिलती है। सबसे पहली वजह इसकी होती है जो गंदा खाना होता है या जो हम बाज़ार में जंक फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड जो हम खाते हैं, यानी जब सफाई का ख़ास ख्याल न रखा जाए और स्ट्रीट फूड हम बहुत ज़्यादा खाएं, जो कि इस वक्त न सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिसमें एडवांस मुल्क में हैं, वहाँ पर भी आपको आजकल सड़कों के किनारे बहुत सारे स्टॉल्स मिलते हैं जहाँ पर रेडीमेड लोग खाने बेच रहे होते हैं। उसमें ख़ासकर खाने की जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। तो सबसे मेन वजह एच पाइलोरी के होने की वो खाना है जो हम खाते हैं। इसके अलावा अगर आप बग़ैर फ़िल्टर पानी पीते हैं, डायरेक्ट नलके का पानी पीते हैं, या अगर आप जनरल आपके घर की सफाई, आपके किचन की सफाई, हाइजीन जो है प्रॉपर नहीं है, तो आपको हो सकता है। इसके अलावा ये फ़िज़िकल कंटेक्ट के साथ भी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है, सलाइवा के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकता है। और वो लोग जो छोटे घरों में रहते हैं या ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग लोग करीब करीब रहते हैं, तो जहाँ पर कंजेशन ज़्यादा होगी, क्राउडिंग होगी, चाहे वो आपका घर है चाहे आपका मोहल्ला है, तो एक दूसरे से ये चीज़ें एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं।
दो और वजूहत नॉर्मली इसमें ये भी होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं, उनमें भी इसका मसला हो सकता है। और कभी कभी जब आप किसी ऐसी शेयर्ड जगह पे रहते हैं तो आपको अपने बर्तन भी एक दूसरे के साथ शेयर करने पड़ते हैं। तो जब आप अपने बर्तन यूटेंसिल्स शेयर करेंगे तो उस वजह से भी बीमारी दूसरे को फैलेगी। साथ ही साथ जो लोग खासकर रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, बीफ या मटन खाते हैं, और वो भी अगर अच्छी क्वालिटी का ना हो या प्रॉपर तरीके से उसकी सफाई ना हुई हो या सही तरह से वो पका ना हो, कच्चा मीट हो, रो मीट हो, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसकी मेन वजह तो यही है कि आपका जो गट होता है, जो नॉर्मली हमें इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए होता है, अगर वो कमज़ोर है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आपको न सिर्फ एच पाइलोरी बल्कि हर किस्म के इन्फेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो जो लोग बीमार रहते हैं, जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या वो लोग इवन जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम, उनके अंदर जनरल इन्फ्लेमेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों में ये बीमारी बढ़ती है। तो सबसे बड़ी वजूहत में इसकी वजूहत होते हैं गंदा खाना, गंदा पानी, गंदा माहौल, हाइजीन का जहाँ पर मसला सही ना हो, और इसके अलावा जो एक बंदे को अगर ये इन्फेक्शन है तो जब वो दूसरे के साथ फिजिकल कंटेक्ट में जाएगा तो उसमें ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो ये एक समझे कंटेजियस किस्म की कंडीशन है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बढ़ जाती है। और जब ये बीमारी आपको होती है तो होता क्या, एक तो आपके मैदे के अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस, यानी इन्फ्लेमेशन जो आपके मैदे के अंदर होती है उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा आपके पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और जो मैदे का अल्सर है जिसको हम नॉर्मली पेप्टिक अल्सर कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ख़ासकर कुछ लोगों में जब उनका पेट खाली होता है, एम्प्टी स्टोमक होता है, तो उनको पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तकलीफ़ होती है, तो वो एक साइन हो सकता है एच पाइलोरी का। तो अगर आप देखते हैं कि आपको खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आपको पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं या जलन हो रही है, लेकिन जब जो ही आप खाना खा लेते हैं आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकती है कि या तो आपके मैदे के अंदर अल्सर है या आपको एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। साथ ही साथ कुछ लोगों को नोशिया होता है, फटीग होती है, उनका पेट जो है वो ब्लोटिंग करता है, डिस्टेंशन होती है, फूल जाता है। और उनमें एक और कंडीशन बड़ी कॉमन पाई जाती है कि वो लोगों में उठ बैठ नहीं सकते, उनके मुंह से बदबू आती है, जिसको हम बेड ब्रेथ या हेलिटोसिस कहते हैं। तो ये भी एक कंडीशन होती है, क्योंकि आपका मैदा जब डिस्टर्ब होगा वहाँ पर फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन का मतलब है खाना वहाँ पर प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, गल सड़ जाएगा, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा स्मेलें पैदा होती हैं। और कुछ लोगों के मुंह से आप देखा होगा कि जब वो इवन कमरे की दूसरी तरफ बैठे हों, बात करते हैं, तो हमें बदबू आती है, उसका मतलब उनके मैदे या लिवर के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है। तो वो कंडीशन भी एच पाइलोरी की एक वजूहत में से वजह हो सकती है। इसके अलावा उनका जो पखाना होता है, जो स्टूल होता है, उसका रंग जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। साथ ही साथ उनको थकावट होती है, उनकी नींद में कमी होगी, और कभी कभी उनको अपने खून में अपने ब्लड मतलब पखाने में खून के ट्रेसेस मिलते हैं, ब्लड ट्रेसेस मिलते हैं, यानी उनके अंदर जब खून जो है निकलना शुरू हो जाता है, अनीमिया उनको हो जाएगा, आयरन की कमी भी हो जाएगी। और एक और कंडीशन जिसको हम कहते हैं सीबो, जिसका मतलब होता है छोटी इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ग्रोथ को सीबो कहा जाता है। तो ये भी एक कंडीशन इसके साथ मुंसलिक है। और कुछ लोग हमने देखा है कि जिनका वज़न बगैर किसी वजह से कम होना शुरू हो जाता है, तो वो भी इसकी एक निशानी है कि अगर आप देखते हैं कि आपको वज़न ठीक था, कुछ अर्से में वो कम होना शुरू हो गया, तो हो सकता है आपके अंदर ये बीमारी एच पाइलोरी की वजह से होना शुरू हो गई, क्योंकि आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, खून आपका ज़ाया हो रहा है, आपके अंदर विटामिन या न्यूट्रिएंट्स जो आप खा रहे हैं खाने में वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, डाइजेशन का मसला है। तो ये इसके पीछे वजूहत है। और कभी कभी कुछ लोग जो बिल्कुल एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, क्राइसिस उसको हम कहते हैं, कि उनको खून में कैग के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, यानी ऐसी उल्टियाँ आती हैं जिसमें खून होता है। तो अगर आपको अचानक बहुत ज़्यादा उल्टियों में खून आना हो, तो आपको वेट नहीं करना, आपको किसी होम्योपैथ, किसी हर्बलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास, बल्कि आपको रश करना चाहिए हॉस्पिटल, A&E की तरफ, एमरजेंसीज की तरफ, ताकि आपको फ़ौरन उसका जो है ना ट्रीटमेंट मिले और आपका सर्वाइवल हो सके। तो लॉन्ग टर्म में जब आप बचकर आ जाते हैं तो तब तो आप कन्वेंशनल या अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब एमरजेंसीज होती हैं तो डेफिनेटली आपको क्विक रिकवरी के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपने बचाव के लिए हॉस्पिटल्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं आपके साथ कुछ अब ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो कि खुशखबरी भी है, कि कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में मिल जाती हैं, हमारी होम रेमेडीज़ में हैं, जिनका ताल्लुक इवन हमारी होम्योपैथी के साथ है। अगर आप उनको 6 से 8 महीने रेगुलर इस्तेमाल करें, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये बैक्टीरिया या ये जरासीम जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। और वही चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। देखिए, अगर आपको वक्ती आराम चाहिए तो आप सारी उम्र बिल्कुल ओमेप्राजोल, लेंसोप्रोजोल, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ये तमाम जितनी मेडिसन जो गेविस्कान टाइप मेडिसिन हैं जो कि आपके एसिड प्रोडक्शन को सप्रेस करती हैं या एंटासिड किस्म का उनका इफेक्ट होता है, वो आप ले सकते हैं, सारी उम्र लोग लेते रहते हैं। लेकिन अगेन
अगेन बात वही है कि वो आपका इलाज नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ आपको कंट्रोल या सप्रेस किया जा रहा होता है। हमें देखना ये चाहिए कि हम थोड़ा सा इलाज ऐसा करें जिसके बाद वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए, और उसी अप्रोच को होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है कि जिसमें हम देखें कि कोई बीमारी अगर आपको है तो उसके पीछे वजह क्या है और आपको सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, और उन सिम्टम्स को कवर करने के लिए स्पेसिफिक टेलर मेड मेडिसिन कौन सी हैं जो आपको मदद दे सकती हैं। और यही हमारे यहाँ जब हमारे पेशेंट्स आते हैं तो हम असेसमेंट करके जो दवाइयाँ देते हैं तो उनके साथ बहुत चांसेस होते हैं कि उनकी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो जो एच पाइलोरी है ये भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकता है, और ये आप अपने किचन से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करनी है, यानी एक तो ये है कि आपको अच्छी खुराक लेनी है, उसमें ऐसी चीज़ें लें जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। खासकर प्रोबायोटिक्स आपने सुना होगा, जिसमें योगर्ट होता है, कैफियर होता है, किमची होती है। तो जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं नॉर्मली वो आपको आपके गट को इम्प्रूव करते हैं, तो आपने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सब्जियों में 2 सब्जियां ऐसी हैं टॉप की सब्जियां जिसमें कैबेज है और ब्रोकली है, यानी गोभी होगी, कॉलीफ्लावर, कैबेज और ब्रोकली, ये जो एक फैमिली है, इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल आपके जो एच पाइलोरी के सिम्टम्स हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपनी खुराक में सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी ऐसे फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी का इस्तेमाल या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसमें माल्टे हो सकते हैं, कीनू हो सकते हैं, टेंजरीन्स हो सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल, ग्रेप फ्रूट, तो ये आप ज़्यादा लें। बेरीज आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और एक और चीज़ जो कि आपके मैदे के अंदर जो झिल्ली है, जो लाइनिंग है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन है, तो आप हड्डियों की यखनी ज़रूर पिएँ, जिसको हम कहते हैं बोन ब्रॉथ। तो आप बोन ब्रॉथ लें, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के होम स्पाइसेस आप डालें और वो आप ज़रूर पिएँ। और फाइबर वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, उससे ये होगा कि आपको कब्ज़ नहीं होगा, उसके अंदर विटामिन सी भी आपको मिलता है और आपकी ओवरऑल जो सेहत है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपने बिल्कुल इज्तनाब करना है। चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बाज़ारी खाने आपने नहीं खाने, मिर्च मसालों का इस्तेमाल आपने कम करना है। और ख़ासकर कुछ लोग जो ना हर वक्त पेन किलर लेते रहते हैं, जिनमें स्पेशली आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल बहुत होता है, तो वो भी आपके मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आप गैर ज़रूरी पेन किलर एनाल्जेसिक्स न लें। अगर आपको ज़रूरत हो भी तो आप नेचुरल तरीके से अपने पेन को मैनेज करने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको एक शहद जिसको मनुका हनी कहते हैं, और एक और चीज़ जिसको ओरिगनो ऑयल कहते हैं, ओरिगेनो ऑयल कहते हैं, ये दोनों समझें एक नेचुरल किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं। तो बजाय एंटीबायोटिक लेने के आप अच्छी क्वालिटी की मनुका हनी और ओरिगेनो ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिंक कार्नोसिन एक सप्लीमेंट है, ये आप इस्तेमाल करें। इसके साथ भी मैदे की जो है अगर रिपेयर का मसला है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा एक और प्लांट है, इसका नाम है बर्बरीन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जिसको हम कलवंजी कहते हैं या जिसको नाइजीला सीड्स कहा जाता है, उसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। वो होते तो बड़े छोटे छोटे सीड्स हैं, लेकिन हमने सुना है कि वो सिवाय मौत के हर बीमारी में आपको शिफा देते हैं। तो आप सुबह उठ के निहार मुँह 5 से 7 दाने कलवंजी के, या जिसको हम ब्लैक सीड्स या नाइजीला सीड्स कहते हैं, उनका ज़रूर इस्तेमाल करें। सब्ज़ चाय का आप इस्तेमाल करें, यानी कोशिश करें कि दूध वाली चाय आप न इस्तेमाल करें। कॉफ़ी हो गई, ब्लैक टी कम से कम। लेकिन जितनी भी हर्बल टीज़ हैं, जिसमें कैमोमाइल टी है, हॉथोर्न टी है, बहुत सारी टीज़ आजकल रेडीमेड आपको साशे मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। उनमें सबसे अच्छी जो है वो सब्ज़ चाय है। इसके अलावा 3 जो स्पाइसेस आपको किचन में मिलते हैं कि हल्दी, जिंजर और गार्लिक, यानी टर्मेरिक हो गया, लहसुन हो गया, और इसके अलावा जो अदरक है इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी आपके अंदर एंटीसेप्टिक के तौर पर, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल के तौर पर काम करते हैं, यानी नेचुरल किस्म के एंटीबायोटिक हैं। और अगर आपके जिस्म में कहीं पर भी किसी किस्म का फंगस हो, वायरसेस हों, बैक्टीरियाज हों या पैरासाइट्स हों, उसके ख़िलाफ़ भी हर तरह के जो पैथोजेंस होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, उनमें ये तीनों हर्ब्स बहुत ज़्यादा अच्छी आपको हेल्प देती हैं। तो जिंजर, टर्मेरिक और जो गार्लिक है, इनका आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आप एलोवेरा जूस जो है वो इस्तेमाल करें। एलोवेरा जूस भी आपकी झिल्ली को, आपके मैदे को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक और हर्ब जिसको कहते हैं स्लिपरी एम, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका काम बिल्कुल एक इंग्लिश मेडिसिन जिसको हम कहते हैं सुक्रलफेट, उसकी तरह काम करते हैं कि आपके मैदे के अंदर एक प्लस्तर का काम करती है। अगर आपके मैदे के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, अल्सर बन गया है या इरोजन्स हो गई हैं और आपकी जो झिल्ली है मैदे की एक्सपोज्ड हो गई है, तो जो स्लिपरी एम हर्ब है, प्लांट है, इसके सप्लीमेंट मिलते हैं, ये अंदर जाकर बिल्कुल कोटिंग का काम करेंगे। कोटिंग का मतलब है कि जो ओपन वुंड्स होंगे उसको ये कवर करेंगे, प्लस्तर कर देंगे। तो अगर आप कोई ऑयली चीज़ खाते हैं या कोई मसाले वाली चीज़ खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन या नुकसान नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गेविस्कान और जो आप रेनिटेडीन, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, मुख्तलिफ़ किस्म के जो आजकल मिलते हैं, उनसे बेहतर प्लांट है और उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। आखिर में मैं आपके साथ टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक क्वालिटी ये है कि एक तो ये होती है नेचुरल, दूसरी ये होती है बिल्कुल मिनिमम अमाउंट में, इनमें क्रूड फॉर्म नहीं होता, रो
फॉर्म नहीं होता, तो ये पोटेंटाइज तरीके से डाइल्यूशन करके हम बनाते हैं, तो इसमें जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत नहीं होते, बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तो इसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी असेसमेंट करके दवाई लेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ, जिसमें इवन मैदे का अल्सर और मैदे के कैंसर्स और इवन जो हाइटस हर्निया का मसला होता है, इसके अलावा अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा बर्पिंग, बेल्चिंग, सीलियक डिजीज़, क्रोन्स डिसऑर्डर्स, डाइवर्टिकुलाइटिस, सो मेनी, मतलब मैदे की आपकी बीमारियां हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये सारी चीज़ें जो है ना होम्योपैथिक की कुछ ऐसी मेडिसिन जिसके साथ काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। तो सबसे जो मेन मेडिसिन हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स का नाम है नक्स वोमिका, जो कि बहुत ही टॉप की रेमेडी है, मैदे के बहुत सारी बीमारियों में हमें मदद देती है। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो हमेशा स्ट्रेस लेते हैं, और जिन लोगों को जो है ना बाजारी खाना खाने का बड़ा शौक होता है, वो गोश्त शौक से खाते हैं, डाइनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, तो उनके मैदे के ऊपर जो है ना इस तरह का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो रोज़ाना रात को कम से कम दिन में एक मरतबा नक्स वोमिका की एक डोज, जो कि 200 पोटेंसी की अगर पिल्स आपके पास हैं तो रोज़ाना एक टाइम लें, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से वो बचाएगा। साथ ही साथ कुछ लोगों को स्पाइसी फूड खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको प्यास नहीं लगती, उनके अंदर जो है ना ब्लड सर्कुलेशन का मसला होता है, तो उनके लिए एक और मेडिसिन है, उसका नाम है पल्सटीला, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मेडिसिन जो कि हम नॉर्मली जिगर के मामलात के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो, डिस्टेंशन हो, गैस बन रही हो, उसमें देते हैं, उसका नाम है लाइकोपोडियम। तो नक्स वोमिका, पल्सटीला, लाइकोपोडियम, ये टॉप रेमिडीज़ हैं जो कि आपके मैदे में बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करती हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, तो एक और मेडिसिन जो मेरे जहन में है, उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम, वो भी आप ले सकते हैं। काली बाइक्रोमिकम एक मेडिसिन आती है जो कि मैदे के अल्सर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है, जब खासकर आपको जो ना पोस्ट नेजल ड्रिप होता है, यानी आपका जो नज़ला है, कोरीज़ा है, वो पीछे की तरफ गिरता है और मैदे में प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो काली बाइक्रोमिकम, सल्फर की मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब है, तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन इसमें हमें देखना होता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं और आपको कौन सी दवाई इस कंडीशन में लेनी चाहिए। सबसे आखिर में मैं आपके साथ कुछ टिप्स बताता हूँ, क्योंकि दवाइयाँ भी आप ले सकते हैं, किचन से भी आप अपना इलाज कर सकते हैं, होम्योपैथी भी आपने इस्तेमाल करी, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, खासकर मैदे की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, जिनका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल के साथ होता है, जिनका ताल्लुक हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ है, कि जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह हम सोचते हैं, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं, उससे हमारी बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो मैदे की बीमारी भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि जब भी आपने गोश्त खाना हो, गोश्त को अच्छी तरह पका के खाएं, कच्चा ना खाएं। अगर आपने खाना हो तो छोटे छोटे पोर्शन खाएं, एक वक्त में बहुत बड़ी प्लेट पे खाना ना खाएं, पर छोटी छोटी प्लेटों में दिन में मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ आप खाना खाएं। तो बजाय लार्ज मील्स के आप छोटे मील्स खाएं, और खाना जो है गर्म करके खाएं। ठंडा खाना खाने से भी आपके मैदे के मसाइल बढ़ते हैं, जो फ्रिज से लोग निकाल कर ठंडी चीज़ें खाते हैं। इसके अलावा खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, चुबा के खाएं, खाना खाते वक्त बातें ना करें, खाना खाते वक्त जो है ना टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब स्ट्रेस लेते हैं आप तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद ज़रूर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें, नींद अपनी पूरी करें, अपने स्ट्रेस पे काबू पाएं, और पानी जब भी पिएं नलके से, अगर आपको नलका ऐसे कंट्री में जहाँ पर फिल्ट्रेशन का मसला है तो फिल्टर करके पानी पिएं, मिनरल वाटर पिएं, ताकि आपके अंदर जो जरासीम पानी के ज़रिए जा रहे हैं वो कम से कम हो। क्योंकि ये जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, देखने में तो बड़ा ईजी है, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये इवन जिस तरह मैंने बताया कैंसर तक आपको दे सकता है, और ये बीमारी साल साल हमारे साथ चलती रहती है। तो इसका बर वक्त इलाज और अच्छे तरीके से इलाज आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून से रहेगी, और आप जनरली ओवरऑल अपनी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एच पाइलोरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी कि इसकी वजूहत क्या हैं, इसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, और कैसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, और कौन सी इंग्लिश मेडिसिन है और कौन सी आपके पास कम्प्लीमेंट्री या अल्टरनेटिव रेमेडीज़ हैं। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप दुनिया में कहीं से भी मुझसे टेली कंसल्टेशन के ज़रिए अपनी प्रॉपर असेसमेंट करके स्पेसिफिक टेलर मेड दवाइयों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जो दवाइयाँ मैंने बताई वहाँ से भी आप लेकर किसी लोकल होम्योपैथ या हर्बलिस्ट से मशवरा करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ दोबारा किसी और इसी तरह के हेल्थ के टॉपिक पर बात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने कमेंट्स भी छोड़ें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो सिर्फ एक हर्ब या एक रेमेडी के बारे में नहीं होती, बल्कि आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन हम डिस्कस करके बताते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।